2 बजे महिला सुरक्षित है। रात के 2 बजे हमारी बहन बेटी जंक्शन और बस पकड़ने के लिए जा सकती है। लोग कहते थे कि राम मंदिर बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, तो डेट भी बता दी और बना भी दिया। श्री राम जी आए तो लोगों ने उन पर भी लगाए। विपक्ष का तो काम ही है उन पर लगाने का। मैं एक मुसलमान हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मोदी इज द बेस्ट, मोदी इज द बेस्ट। 2016 में नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। मैं कह रहा हूँ दुगनी तो आप नहीं कर पाए, मगर कम से कम ये आंकड़ा जारी कर दीजिए कि जितनी थी उतनी रह गई है, उससे भी कम हो गई है। आप एक ऐसा कानून लेकर के आइए महिलाओं के प्रति जो सख्त कानून हो पूरे देश के अंदर के। नमस्कार, द न्यूज़ 15 में आपका स्वागत है। हम अपनी चुनावी पड़ताल लेकर पहुंच चुके हैं बरेली यानी नाथ की नगरी इसलिए क्योंकि महादेव के 7 प्राचीन मंदिर बरेली के ही अलग अलग दिशाओं में स्थापित हैं। इसके अलावा इसे आला हज़रत की भी ज़मीन कहा जाता है क्योंकि तमाम सुन्नी मुसलमान जो हैं वो यहाँ पर माथा टेकने के लिए आते हैं। इसके अलावा बरेली एक ऐसा शहर है जो देश की राजधानी दिल्ली से जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी दूरी पर है, यानी कि दिल्ली और लखनऊ के बीचों बीच में बसा शहर राजनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। राजनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि यहाँ पर 65% आबादी जो है वो हिंदुओं की है और 35% आबादी जो है वो करीब मुसलमानों की है। ऐसे में यहाँ पर अगर इतिहास की बात करें तो 1952 में जब से ये सीट वर्चस्व में आई है, उसके बाद 1989 तक यहाँ पर कांग्रेस ने लगातार जीत हासिल की। उसके बाद 1989 से लेकर 2019 तक लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बनी रही। हालांकि 2009 में कांग्रेस के प्रवीण एरन ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। अब एक बार फिर जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो प्रवीण एरन ही हैं और तब वो थे कांग्रेस में, अब वो हैं सपा में। मज़े की बात यह है कि सपा और कांग्रेस इस बार इंडिया गठबंधन में साथ हैं। इसको लेकर हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि प्रवीण एरन इस बार कितने मजबूत हैं, भारतीय जनता पार्टी को वो कितनी टक्कर दे पाएंगे। इसके अलावा बरेली के ज़मीनी मुद्दे क्या हैं, देशव्यापी मुद्दे क्या हैं, किस तरह का प्रधानमंत्री देखने के लिए ये लोग जो नेता हैं अलग अलग पार्टियों को मेहनत कर रहे हैं। सबसे पहले हम इनसे इनके बारे में जानेंगे, इनका नाम जानेंगे, इनके पद को जानेंगे, उसके बाद इनसे बातचीत की शुरुआत करेंगे। साहब, आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम इमरान खान है, मैं क्षेत्र संयोजक हूँ ब्रज क्षेत्र का। इमरान साहब हमारे साथ, आपका बहुत स्वागत है सर। आप राजेंद्र सागर, प्रवक्ता कांग्रेस। राजेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है सर। आप मेरा नाम परवेज़ मियाँ है, मैं जिले का अध्यक्ष हूँ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे का। जी, परवेज साहब, आपका बहुत स्वागत है। मयंक शुक्ला हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। मयंक शुक्ला जी, आपका बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एक साधारण सा सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार कहा है कि पूरा देश उनका परिवार है और पिछली बार उन्होंने ये बात कही थी कि मैं भी चौकीदार हूँ। तब चली थी बात चौकीदार से, इस बार आ गई है बात परिवार पे। अब ये परिवार जो है इस बार आपको सत्ता में लाने में कितना भूमिका अहम निभाने वाला है, क्योंकि पिछली बार चौकीदार कितने समय तक थे वो आपको याद होगा। इस बार ये परिवार कितने समय तक बना रहेगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी जो है दूसरा कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और देश की 140 करोड़ जनता उनका पूरा परिवार है। मैं समझता हूं कि देश में जो तिवारा चुनाव हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के रूप में देश की 140 करोड़ की जनता देखना चाहती है, क्योंकि मोदी जी जो है वो अपना परिवार मानते हैं और देश की जनता के साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे ये उम्मीद है। कांग्रेस के हमारे साथ प्रवक्ता हैं, इनसे बात करेंगे। साहब, अगर आपसे ये जवाब लिया जाए कि भाजपा का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरा परिवार है और पिछली बार चौकीदार था, ये लोग तमाम मुद्दे गिनाते हैं, क्या आप भी उस परिवार का हिस्सा बनेंगे? या जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, जिस जनसंख्या को, जिन लोगों को आप जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, वोटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको यकीन है कि वो मोदी के परिवार से उन लोगों को आप बाहर निकाल पाएंगे? देखिए, वो पहली बात तो इस देश के प्रधानमंत्री हैं ही नहीं, समझे। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री होते तो देश की जनता के बारे में सोचते। जिस जनता ने चुन के उन्हें प्रधानमंत्री बनाया वो तो केवल पर्सनल बातें करते हैं, समझे। या फिर जो है आप उन्होंने एक जुमले का भी नया नाम रख दिया, गारंटी। क्या जो बेटियां, जो रेसलिंग वाली बेटियां जो धरने पे बैठी हुई थी, क्या वो इस 140 करोड़ में नहीं है?
क्या जो आज किसान जो आंदोलन कर रहा है, क्या वो ये 140 करोड़ में नहीं है जिनके लिए आप दुश्मनों की तरह जो है कीले सड़कों पे भिजवा देते हैं, उनके ऊपर फायरिंग कराते हैं, उनके बच्चे के ऊपर गोलियां चलवाते हैं, या जो युवा आज सड़क पे जो घूम रहा है, भटक रहा है, पढ़ा लिखा, समझे, उससे कहा पकौड़े तलो, चाय बेचो। जब वो पकौड़े बेचने लगा और चाय बेचने लगा, तो उसके जो है वो जिस फड़ पे बेच रहा है, वो ठेले बेच रहा है, वो ठेले लौट दिए जा रहे हैं। क्या वो 140 करोड़ की इस देश की जनता में नहीं है क्या? जो है, और ये महिलाएं जो है, जो आधी आबादी, जो हमारी मातृ शक्ति है, इस देश का सबसे बड़ा स्रोत है शक्ति का, क्या वो इस 140 करोड़ में नहीं आती है? समझे? तो तमाम तरीके की उनके तो देखिए काम है जुमला फेंकना, समझे। वो पहले चौकीदार बन गए थे, तो उन्होंने कितनी चौकीदारी किसकी की है ये सब जानते हैं। 2 लोगों के अलावा उन्होंने किसकी चौकीदारी की है इस देश में? जी शुक्रिया, आपसे और जवाब लेंगे, लेकिन सपा के साथी भी हमारे साथ हैं। इस बार आप कांग्रेस के साथ हैं, और जब आपका जो इस बार उम्मीदवार है प्रवीण अरन, ये 2009 में उन्होंने जीत दर्ज की थी, तब वो कांग्रेस के साथ थे। अब इस बार वो हैं सपा के साथ, और सपा और कांग्रेस का गठबंधन है। ऐसे में संतोष गंगवार जो लगातार 1989 से लेकर के 2019 तक जीत दर्ज करते आएंगे, 2009 को छोड़ करके, इस बार उनसे कैसे पार पाएंगे आप लोग? क्या तैयारी है, क्या विज़न है कुछ आपका? देखिए, प्रवीण सिंह अरन जी 2009 में सांसद बने थे। उन्होंने तमाम विकास कार्य किए थे, जिसमें शहर की तमाम रोडों के चौड़ीकरण से लेके हाईवेज़ पे काम करने तक, या हाईवे से काम करने से लेके देहात क्षेत्र में बारात घर बनवाने से लेके तमाम चिकित्सक सुविधाएं कराने तक। और हमें नहीं पार पाना है, पार पाने के लिए बरेली की जनता तैयार बैठी है। संतोष गंगवार जी यहाँ पे 8 बार सांसद रहे, मगर मैं बड़ी जिम्मेदारी से पूछता हूँ कि कोई भी 5 ऐतिहासिक काम, 5 भी नहीं 3 ऐतिहासिक काम यदि संतोष गंगवार जी के मूलभूत कामों को छोड़ के अगर कोई गिनवा पाए, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि संतोष गंगवार जी ने विकास कार्यों के नाम पर यहाँ पर कोई बड़ा काम नहीं किया है, विनाश कार्यों के नाम पे तमाम काम किए हैं। तमाम यहाँ पे फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्रियल एरियाज थे, उनके आज बहुत ही बुरे हालात हैं। यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी रबड़ फैक्ट्री थी, वो बंद उन्हीं के कार्यकाल में हुई, जब वो इससे संबंधित केंद्र सरकार में थे। वो चाहते तो बहुत सारे प्रयास कर सकते थे, और तमाम कंपनियाँ, फैक्ट्रीज यहाँ बंद हुई हैं। नई इंडस्ट्रीज़ के नाम पर यहाँ पर शून्यकार हुआ है। इसके बाद हम जब बात करते हैं राजनीति की और परिवार की, जो आप अभी बात कर रहे थे, नरेंद्र मोदी जी का परिवार है। मुझे लगता है कुलभूषण सिंह और चिन्मयानंद और मेहुल चौकसी, ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े अपराधी हैं, मुझे लगता है शायद उनको परिवार मानकर नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं और कहते हैं। मुझे लगता है अगर परिवार मानते वो पूरे देश को, तो आज जाति धर्म के नाम पे जो देश में लोगों को बांटा जा रहा है, ये काम वो नहीं करते। धार्मिक आधार पे जब आप चिन्हित करते हो, आप ये कहते हो कि हम कपड़ा देख के बता देते हैं कि कौन दंगाई है, कौन बवाल करता है, तो हम भी ये बात समझ लेते हैं कि वो आप अपना परिवार किसी को मान ही नहीं रहे हो। अगर आप भेद करोगे तो कभी पारिवारिक बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि परिवार का मुखिया होता है। हम लोग सब ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। पहले परिवार बड़ा होता था, जो मुखिया होता था वो कभी भेद नहीं करता था, तभी परिवार अच्छे से चलता था। जो जब परिवार चलाने के लिए जो मन चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं लोग तैयारी से। नरेंद्र मोदी जी इस मामले में पूरी तरीके से विफल हो गए। साहब, सपा की तरफ से ये आरोप है कि अगर बरेली की बात करें तो यहाँ पर जो नीतियाँ हैं वो विनाशकारी नीतियाँ बता रहे हैं, फैक्ट्रीज़ बंद करवा दी जा रही हैं। तो जो जीत रहे हैं लगातार संतोष गंगवार जी, इस बार फिर वो कैसे मतलब अपने आप को स्थापित करेंगे कि हम जनता के लिए अच्छे काम लेकर के आएंगे? क्योंकि कई तो इन्होंने काम बना दिए कि रबर की फैक्ट्री बंद करवा दी, जो कितनी बड़ी फैक्ट्री थी, कितने लोगों को रोज़गार देती थी। तो फिर इस बार कैसे आप उन चीज़ों को जनता के सामने रखेंगे कि नहीं भाई, इस बार तो हम आपके लिए बेहतर काम करने आएंगे? क्योंकि सिर्फ बरेली शहर का ही विकास नहीं चाहिए, जो बरेली से लगी हुई और भी गाँव हैं, देहात क्षेत्र हैं, उनका भी विकास चाहिए। देखिए, 1989 से लगातार हम लोगों ने 7 जीतें दर्ज की। 8 में चुनाव में हम मात्र 6,000 या 7,000 वोटों से माननीय श्री संतोष गंगवार चुनाव हारे, और 8वीं बार हम फिर से सांसद बने। कुछ तो कारण है कि बरेली की जनता एक ही इंसान को क्यों चुनती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सपा के प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या कारण है, वो बताएं कि जो संतोष जी को ही चुनते हैं। वह प्रत्याशी तो तमाम तरह के आए, मुस्लिम भी आए, हिंदू परिवार से भी आए, लेकिन संतोष जी को क्यों नहीं कोई हरा पाया? मात्र 2009 में ही 6-7 हज़ार वोटों से चुनाव हारे। अब इनकी तरफ से, सपा की तरफ से ये कहना है कि अपने कोई संतोष गंगवार के 5 ऐतिहासिक काम गिना दीजिए। सीधे तौर पर इन्होंने यही बोला है। देखिए, जो सबसे बड़ा काम हमें जो शहर से जोड़ रहा है, एक मिनी बाईपास सबसे पहला काम मिनी बाईपास। दूसरा बड़ा काम बड़ा बाईपास। तीसरा बड़ा काम आपके शहर का जो विकास, आप देखिए
कितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें इस समय हो रही हैं। तीन चीज़ें तो आपने बाईपास और सड़क गिनवा दिया सर। तो सड़क तीनों चीज़ आपने सड़क जी 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 अच्छा रबड़ फैक्ट्री की जो बात की गई, रबड़ फैक्ट्री एक प्राइवेट सेक्टर फैक्ट्री थी, जिसे जो नुकसान में जा रहा था और वो नुकसान जो जिनके मालिक थे वो अपना नुकसान क्यों झेलते, इसलिए वो अपना वो फैक्ट्री बंद करके अपने चले गए। शुक्रिया। साहब आपके पास आएंगे और आपसे सवाल ये है, आप एक मुस्लिम नेता हैं और एक बड़ी भागीदारी रखते हैं वोटों में, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के चुनाव होते हैं तब एक नारा दिया जाता है 80 बनाम 20 का। तो जब आपके जहन में वो नारा आता होगा तब आप लोगों को कैसे समझाते होंगे कि वो 20 क्या था, वो 80 क्या था और दरअसल वो दिया क्यों गया था? अब जब आप वोट करेंगे तो उन चीज़ों को कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए ये 20 बनाम 80 है। 80 में तो आते हैं पूरे भाजपाई हमारे, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन सब हैं, और 20% जो हैं वो विपक्षी हैं जो बलगलाते हैं उन 80 लोगों को कि आप जो है मुसलमान हो, आपका भाजपा में जो है ऐसा दिक्कत होगी, आपको जो है भाजपा मार देगी, भाजपा में आपका ऐसा हो जाएगा। वो मुस्लिम विरोधी पार्टी है भाजपा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं और हमारे मुख्यमंत्री जो हैं। इस शब्द का आपको इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए था, मुस्लिम विरोधी। मैंने आपसे ये कहा ही नहीं, मैंने आपसे एक नारे के बारे में पूछा था। नहीं, नारा जो है अब इसका क्या बताया जाए कि तो विपक्षी ने कर रखा है। नारा खैर योगी जी का नहीं है, ये योगी जी का नारा जो था मैंने आपको बता दिया कि 20 बनाम 80। 20 वो हैं जो अपने विपक्ष वाले हैं, 80 वो हैं जो हमारे भाजपा के लोग हैं। 80 बनाम 20 का अगर किसी से सवाल पूछो तो उस सवाल में बड़ी गोल मोल चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, मगर जो मेन चीज़ें हैं वो है रोज़गार पे बात है, वो है महंगाई पे बात है। क्योंकि कुछ दिनों पहले जब सिलेंडर महंगा हुआ करता था, कांग्रेस का दावा होता है कि हमारे वक्त में सिलेंडर था 450 रुपये में, और जब भाजपा की सरकार आई तो सिलेंडर पहुंच गया 1000 रुपये में। लेकिन भाजपा की तरफ से कहा जाता है कि सब्सिडी तो मिलती है, उस वक्त तो ये भी नहीं था। और बाकी उज्ज्वला गैस के तहत, उज्ज्वला योजना के तहत हमने बहुत सारे सिलेंडर बांटे। साहब भले ही सिलेंडर थोड़ा महंगा हुआ होगा, मगर उज्ज्वला गैस के तहत जो सिलेंडर बांटे गए हैं उससे जो गांव देहात में महिलाएं थीं जो चूल्हे पर खाना बनाया करती थी, उनको तो बहुत हद तक राहत मिली होगी। कितने परसेंट जो है उस उज्ज्वला गैस के सिलेंडर में से आज घरों में इस्तेमाल हो रहे हैं, समझे? किसी ने उसको काट के कुछ बना दिया, किसी ने, क्योंकि आदमी के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो सिलेंडर दोबारा ले पाए। और कांग्रेस ने जो कहा वो हमेशा किया है। जब यूपी में सरकार, जब सेंट्रल में सरकार थी तो पूरे देश के लिए हम 450 और 425 का सिलेंडर दिया करते थे। अभी हमारी राजस्थान जहाँ भी सरकार थी वहाँ देखिए 500 रुपये का सिलेंडर है। तो हम झूठी बातें नहीं करते ना, झूठे दावे करते हैं, समझे? जो करते हैं वो धरातल पे करते हैं और जो कह देते हैं वो करते हैं। राहुल गांधी जी अगर आज जो भी गारंटी दे रहे हैं कि युवाओं के लिए 5 तरीके की गारंटी, तो वो हम सत्ता में आते ही करेंगे। हमने जब कहा किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे तो माफ़ करा। हमने जब महिलाओं को अधिकार देने की बात की तो महिलाओं को अधिकार दिया। पंचायती राज पे जो 33% आरक्षण महिलाओं का देने का काम किया वो कांग्रेस ने किया। आज आप बता दें कि बीजेपी ने अभी तक जो जितने भी टिकट डिक्लेयर करे हैं वो 33% महिलाओं का राग अलाप रहे हैं, जो कि हमने आरक्षण दे दिया महिलाओं को। आप बता दीजिए उसमें 33% महिलाएं हैं उन टिकटों में अभी तक, या आप कोई नई सूची उनके लिए अलग से निकालेंगे? तो इनकी जुमलेबाजी सब समझ चुके हैं, समझे? और उस जुमलेबाजी को इन्हें आज गारंटी का जो है अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता अच्छे से समझ चुकी है। एक चीज़ चाहता हूँ कि आप जो राहुल गांधी की 5 गारंटी है वो गिना दीजिए। राहुल गांधी ने जो है 5 गारंटी, उन्होंने कहा कि युवाओं को हम आते ही नौकरियां देंगे, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो है जो पेपर लीक आज की डेट में हो रहा है, जो ड्रामा बनाया जा रहा है कि पेपर कराया और उसके बाद जो है पेपर लीक हो गया, समझे? इस तरीके से युवाओं को जो गुमराह किया जा रहा है, तो राहुल गांधी जी ने जो है वादा किया है कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले इसकी गारंटी देते हैं, इसका कानून बनाएंगे कि पेपर लीक ही ना हो पाए, और जिसको कह दिया उसको नौकरी मिलेगी, ठीक है। किसानों का कर्जा माफ़ करने की बात है, किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है, महिलाओं को सशक्त करेंगे। उनके जो घरेलू जो भी खर्चे हैं या वो हैं, उनमें फिर से हम जो है पूरे देश में 500 और 450 जो भी है वो बन पड़ेगा। उस समय हम उस रेट में सिलेंडर फिर से दोबारा से देंगे। हम ये नहीं कि फ्री फंड में जो है एक जुमला फेंक दिया कि हमने उज्ज्वला गैस में इतने। आप देख लीजिए जो
तमाम सड़कें आज खोदी जा रही हैं और जो जलकल के नाम पे जो एक वो योजना चलाई जा रही है, आप बताइए कितने नल उसमें से इस्तेमाल हो रहे हैं, या कितने नलों में पानी आ रहा है, या कितने महिलाएं जो है वो आज भी वो जो है क्या नाम है, मजबूर हैं कि जंगल से लकड़ी बीन बीन के लाती हैं। कहाँ आपने उज्ज्वला पहुंचा दिया? उज्ज्वला गैस पे सीधा वार कर रहे हैं कि सिर्फ नाम की उज्ज्वला गैस है और आज भी जो है महिलाएं जंगल से लकड़ियां बीन के लाती हैं, तो स्थिति जस की तस बनी हुई है। ऐसा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री, साथ में महंगाई को भी जोड़ दीजिएगा, क्योंकि तब क्या सिलेंडर था अब क्या है, तब क्या पेट्रोल था अब क्या है, दाल और तेल तब क्या थी अब क्या है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देश के अंदर जो प्रधानमंत्री हैं इस समय और माननीय मोदी जी, उन्होंने कहा था कि जो माँ बहनें हमारी चूल्हा फूकते फूकते जिनकी आंखें अंधी हो जाती हैं, हम हर घर में उज्ज्वला गैस के तहत सिलेंडर देंगे। वो उन्होंने वो वादा पूरा किया। माननीय मोदी जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि जितनी भी 2 बार के कार्यकाल में उन्होंने जो भी अपने घोषणा पत्र में कहा है वो उसे किया है, धरातल पे लेकर आए हैं उसको। वो आपको दिख भी रहा है, मैं समझता हूँ। और इसका ये उदाहरण इसीलिए भी है कि आप देखिए देश की 140 करोड़ की जनता कितने अच्छे तरीके से उन्हें पसंद कर रही है। और मैं समझता हूँ कि देश में फिर से एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार बनने जा रही है। ये एक सीधा सा दावा हो जाता है कि कुछ भी सवाल करो तो एक बड़ी बात निकल कर के सामने आती कि 400 पार। और अभी शायद अनंत हेगड़े नाम है ना सांसद जी का, जिन्होंने कहा है कि अगर 400 हमें सीटें दे देंगे या पूरी सीटें दे देंगे, तो उन्होंने संविधान को लेकर के भी कोई बात कही है, उस पर कोई जवाब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग वैसे भी संविधान में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि संविधान सबको समान अधिकार देता है और भारतीय जनता पार्टी की जो मुख्य नीति है वो सबको समान अधिकार ना देने की है, भेदभाव करने की है। तो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जनता जनार्दन जो है वो बहुत जागरूक है और इन सब चीज़ों का खुलासा कर देगी बहुत जल्दी। अब चुनाव में 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम जनता करेगी। लेकिन आप कांग्रेस के साथ अगर इस बार आए हैं तो, क्योंकि 2017 में भी आप कांग्रेस के साथ आए थे, समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी एक साथ मिलकर के 2017 में चले थे और बोला गया था कि 2 लड़के उत्तर प्रदेश में निकल आए हैं और अब बड़ा तख्ता पलट हो जाएगा। लेकिन बड़ी बुरी हार हो गई थी साहब। उससे पहले तब भी स्थिति ठीक थी, लेकिन उसके बाद तो ऐसा हो गया कि मतलब सीटें बड़ी कम हो गई। उसके बाद जब आप कांग्रेस के साथ नहीं रहे तब भले ही आपकी सीट बढ़ गई, लेकिन जब आप कांग्रेस के साथ थे तब तो सीट आपकी और घट गई थी और आपने इस बार फिर से कांग्रेस का साथ ले लिया। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस राहुल गांधी का साथ आपने लिया है वो तो खुद ही अमेठी से हार गए थे, जहाँ से उनके पिता चुनाव लड़े थे। तो कैसे आप उन पर विश्वास कर रहे हैं? देखिए, मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी का विश्वास संविधान में है, लोकतंत्र में है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी जनादेश है उसका सदैव सम्मान समाजवादी पार्टी ने किया है। आज की वर्तमान स्थिति में जो कानून व्यवस्था है वो न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। जिस कानून व्यवस्था की बात पे योगी आदित्यनाथ जी अक्सर अपनी पीठ थपथपाते हैं, वो ये बताता है कि अपराध में करीब 1,60,000 अपराध जो पूरे देश में हो रहे हैं गंभीर, उसमें 36,000 से उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये केंद्र सरकार की ही संस्था की रिपोर्ट है। वो तो कहते हैं कि हम माफियाओं को मार देते हैं, या तो माफिया जेल में मिलते हैं तो शमशान में मिलते हैं। हाँ, इसमें बताऊँ ना, उनकी वॉशिंग मशीन में जो धुले हुए माफिया हैं वो उनके साथ घूम रहे हैं। और रही बात माफियाओं को ख़त्म करने की, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ माफियाओं को पोषित करने का काम कर रही है। अपने संरक्षण में माफिया जो उनके हैं उनको पोषित कर रही है। और कानून व्यवस्था के नाम पे जो स्थिति है उत्तर प्रदेश की, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कहूँगा, न्यूनतम स्थिति है, बहुत ही बुरी स्थिति है और कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। इन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में बनी हुई डायल 100 को नाम बदलने का काम किया। पहले आदमी किसान खेत पे खड़ा है तो खेत पे खड़े खड़े उसे पुलिसिंग देने का काम अखिलेश जी ने करा। 10-90 देकर महिला सशक्तिकरण का काम किया। इन्होंने उन सारी संस्थाओं को, उन्हीं सारी व्यवस्थाओं को कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। और मुझे लगता है यहाँ पे युवाएं और महिला मौजूद हैं, उन सबसे भी आप पूछेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको निकल के सामने आएंगी। लेकिन क्योंकि बात उत्तर प्रदेश की है और उत्तर प्रदेश में अब हो ये रहा है कि पश्चिम बंगाल की टीएमसी भी सीटें मांग रही है और सीटें मांग रही है। सीट तो मांगे, लेकिन उससे पहले हुआ क्या कि जो कांग्रेस ये दावा कर रही थी कि ममता बनर्जी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, दरअसल ममता बनर्जी ने एक ज़ोरदार झटका दिया है कांग्रेस को। तो कांग्रेस के जो एक बड़े नेता हैं राहुल गांधी, वो तो पहले ही हट गए, वायनाड चले गए और स्मृति ईरानी ने उन्हें पिछली बार हराया था। इस बार लोग सोच रहे थे कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे
तो वो तो पहले कमज़ोर पड़ गए, और दूसरी तरफ जो टीएमसी है, टीएमसी ने कांग्रेस को और ज़्यादा कमज़ोर कर दिया, इस तरह से कि एक भी सीट जो है वो पश्चिम बंगाल में नहीं दी। अब सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से खुद को बाहर रखने की सोच रही हैं, और अगर नहीं सोच रही हैं तो कांग्रेस से दूरी बना करके और सपा के करीब क्यों आ रही हैं? क्या कांग्रेस और सपा में कोई रार करवाना चाहती है ममता बनर्जी? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं है कि कांग्रेस में और समाजवादी में कोई रार करवाने का है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है, सबको मालूम है। 17 सीटें उन्हें मिली हैं और बाकी सीटों पे समाजवादी लड़ रही है। अभी हो सकता है चुनाव से कुछ समय पहले, अभी एक आध दिन में और आचार संहिता लगने के बाद एक बड़ा धमाका और हो, कुछ और गठबंधन भी साथ में आए, ये संभावनाएं चल रही हैं। पर रही टीएमसी की बात, तो अखिलेश जी से टीएमसी के संबंध जो है बहुत अच्छे हैं, मधुर हैं। सब जानते हैं कि सीनियर लीडर हैं। अखिलेश जी की बात ममता दी मानती हैं और ममता दी की बात अखिलेश जी मानते हैं, क्योंकि 2019 के चुनाव में भी हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से सब लोगों ने एक साथ मिल करके चुनाव लड़ाया है। तो हम लोगों का, सभी लोगों का, गठबंधन के सभी लोगों का, इंडिया गठबंधन में, देखिए, इंडिया गठबंधन का नाम जो है दीदी ने सुझाया और कई वरिष्ठ नेताओं ने सुझाया, पर भाजपा के नेता अभी भी आज भी इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन कह रहे हैं। क्या इंडिया का नाम इंडी गठबंधन है? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इंडी गठबंधन, आप नाम बिगाड़ते हैं हिंदुस्तान का? अगर आपको इतना ही है तो आप पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते हैं? चले जाइए ना, काहे के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं? और आप इंडिया का नाम बिगाड़ करके अगर आप वो करेंगे, हम सभी लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, सभी लोगों को अधिकार है इंडिया का नाम लेने के लिए। पर ये भाजपा के लोग देश के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, आपस में भाईचारा खत्म करने का काम कर रहे हैं। आपने सभी देखा होगा। एक आपसे जवाब ये चाहिए कि ममता बनर्जी ने आपको ज़ोरदार झटका दिया है, क्योंकि आप कह रहे थे कि आप सबसे बड़े भाई हैं इंडिया गठबंधन के, सबसे बड़ी पार्टी हैं, और पश्चिम बंगाल में आप अकेले हो गए। फिर दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी ऐसा कहते हैं कि ममता बनर्जी तो प्रधानमंत्री मोदी को खुश करने में लगी हुई हैं। सर, कुछ बयानों की अगर गरिमा रखेंगे तो शायद ममता बनर्जी भी आपके साथ आ जाएं, वरना अगर एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो फिर भाजपा का सामना कैसे करेंगे? देखिए, हम लोग बयानवीर तो है नहीं, बयान देने का काम तो बीजेपी करती है। अभी तो अधीर रंजन चौधरी की बात है, आपने सुना होगा, आपकी पार्टी के नेता हैं, कि क्या बयान दिया उन्होंने? हमारा नेतृत्व क्या कह रहा है? अभी चुनाव नहीं हो गया है, अभी चुनाव की शुरुआत हुई है ना? अभी आचार संहिता लगेगी, कितने समीकरण बदलेंगे, बनेंगे, है ना? और जो भी इस देश से प्यार करता है, जो भी इंडिया से प्यार करता है, जो भी हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है, वो सब एक मंच पे होंगे, एक साथ होंगे, एक साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, एक साथ चुनाव लड़ेंगे। समझे? ये कुछ गलत फहमियाँ जो बीच में पैदा करी जाती है। पश्चिम बंगाल पे जवाब नहीं देंगे ना? पश्चिम बंगाल पे देखिए, दीदी हमारे साथ हैं, हम दीदी के साथ हैं। आपके साहब सारी सीटें ले ली उन्होंने, एक भी सीट आपको नहीं दे रही है। मैं अभी आपसे कहा कि अभी आचार संहिता लगनी बाकी है, चुनाव डिक्लेयर होना बाकी है, कितने समीकरण बदलेंगे, राजनीति में भविष्य की गर्त में क्या होता है ये कोई नहीं कह सकता है, मिनट भर में कुछ भी बदल सकता है। अधीर रंजन चौधरी ने बोला है कि ममता जी प्रधानमंत्री जी को खुश करने में लगी हुई है, क्या कुछ बातचीत तो नहीं चल रही है? अधीर रंजन चौधरी जी देश के एक कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, और अगर वो कुछ कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। और टीएमसी के नेता ममता बनर्जी ने एक भी सीट नहीं दी। ये काहे का गठबंधन है? ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। मैम, आप एक महिला हैं और महिलाओं को लेकर के कई बिल भी पास होते हैं, उसके बारे में बोला जाता है। और अगर जब भारतीय जनता पार्टी से बात होती तो सुरक्षा को लेकर के बड़ी गारंटी दी जाती है। अगर आपसे सच में पूछूं कि कितना सुरक्षित समझती हैं आप अपने आप को इस देश में, प्रदेश में, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का ये जाहिर है कि पिछले दिनों से जो कानून व्यवस्था है, जैसे गुंडा राज था, वो आम जनता में तो देखने को मिल रहा है उनके हिसाब से कम हुआ है, क्योंकि फिर से वो सत्ता में आए तो जाहिर है कि लोगों में उनके प्रति विश्वास होगा। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं बात करना चाहूँगी कि अगर नाम बता दीजिए मैम। भारती चौहान। देश में अगर देश की रीढ़ कहे जाने वाले जो लोग होते हैं वो महिलाएं होती है, किसान होते हैं और युवा होते हैं। तो आपको मैं बता देना चाहती हूँ, 1 घंटे में 4 महिलाओं के रेप हो रहे हैं, 1 घंटे में 1 किसान आत्महत्या कर रहा है और 1 दिन में 40 युवा आत्महत्या कर रहा है। तो जब ये स्थिति लोगों की है, अगर आप इनसे बात करो तो ये कानपुर से लेकर मणिपुर तक बात नहीं करते हैं। पहलवान महिलाएं घसीटी जा रही हैं, मारी जा रही हैं, पीटी जा रही हैं। तो ये जो महिलाओं के साथ हो रहा है, और योगी जी कहते हैं कि हम ऐसी नज़ीर अपराधियों के लिए बनाएंगे कि वो नज़ीर बनेगी।
ऐसा हम करेंगे कि वो नज़ीर बनेगा। तो नज़ीर हमें लग रहा है वो अपराधियों के लिए नहीं है, बल्कि वो नज़ीर विपक्ष के लिए ज़्यादा बना रहे हैं, विपक्ष के एक एक लोगों को घेर रहे हैं वो। अगर हम बात करें आपसे बरेली की, और तो यहाँ पर एक फरीदपुर हमारी विधानसभा है, वहाँ पर सड़क पे एक कपड़ा व्यापारी की पत्नी से सड़क पर रोड ऑन द रोड बात हो रही है ये, तो वहाँ पर उसके साथ रेप करा गया और अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। ये स्थिति जब होती है तो लोकतंत्र वाकई खतरे में है। और लोकतंत्र की अगर बात आई है तो मैं आपको बता दूं, अभी एक चुनाव आयुक्त हैं अरुण गोयल जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। एक चुनाव आयुक्त हैं इनके अनुज पांडे जी, जो रिटायर हो चुके हैं, और बस एक इनके चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार जी। तो जो दो अभी रखे जाएंगे, अब आप समझिए इनके मन के रखे जाएंगे, क्या चुनाव होगा और क्यों इस्तीफा दिया उन चुनाव आयुक्त ने। अब आप और ये हम सब समझते हैं उनकी भाजपा सरकार से कितनी बिगड़ गई थी, क्या काम करवाना चाह रहे थे जो उन्होंने नहीं किया। ये आरोप है कि अभी बरेली में आपने उन्होंने सुना कि रेप की बात की, ठीक है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई इसकी बात की। उन्होंने चुनाव आयुक्त को लेकर के बात की कि आपकी मर्जी से बदल दिया जाता है, जो आप चाहते हैं वही होता है। क्लियर कर दिए सर, बहुत बड़ा आरोप है ये। देखिए, चुनाव आयुक्त हो या क्लास 4 का व्यक्ति, एक मिनट, चुनाव आयुक्त हो या क्लास 4 का व्यक्ति हो, वो खुद स्वतंत्र है। अगर वो अपने पारिवारिक परिस्थितियों के अनुसार अगर नौकरी को अलविदा कह रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये चुनाव आयुक्त जो है कोई सरकार तय नहीं करती है, अपनी मर्जी से साहब अलग हुए हैं वो। चुनाव आयुक्त भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ना तय कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनकी ट्रेनिंग बहुत मजबूत होती है। एक बार प्रधानमंत्री जी ने कहा था, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, इतनी बार बोलो कि वो सच लगने लगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी ट्रेनिंग पे काम कर रहे हैं। पर समाजवादी पार्टी का स्पष्ट नीति और रीति है कि हम किसानों की बात करेंगे, नौजवानों की बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कि देश की महिलाएं, किसान, नौजवान कैसे खुश हों, देश में बेरोजगारी कैसे कम हो। जो मैं ये कहता हूँ 2016 में नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। मैं कह रहा हूँ दुगनी तो आप नहीं कर पाए, मगर कम से कम ये आंकड़ा जारी कर दीजिए कि जितनी थी उतनी रह गई है, उससे भी कम हो गई है। बाकी हम जनता से भी जवाब लेंगे, लेकिन एक चूँकि मैम ने सवाल उठाया संदेश खाली का, और जब संदेश खाली मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने महिला सुरक्षा की बात की, और जब महिला सुरक्षा की बात होती है तो सबसे पहले जो ध्यान जाता है वो संदेश खाली पे जाता है, और फिर उससे पहले आता है मणिपुर पर ध्यान। तो मणिपुर पर जवाब हम लेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, और संदेश खाली पर जवाब लेंगे टीएमसी के प्रवक्ता से। साहब, संदेश खाली जी, बनारस पर भी जवाब लेंगे जी। संदेश खाली की जब बात होती है तो ममता बनर्जी भी कानून व्यवस्था का बड़ा दावा करती हैं, ठीक है, लेकिन संदेश खाली हो जाता है। उसके बाद शाहजहां शेख को जब मांगा जाता है कि भाई सीबीआई को सौंप दो, वो कहती कि हम नहीं सौंपेंगे। आखिरकार सौंपना पड़ता है ना। तो जब एक अपराधी है जिस पर दोष सिद्ध हो जाते हैं, उसके बावजूद उसे क्यों नहीं सौंपा जाता है सीबीआई को, क्या डर है? और दूसरी चीज़ ये है कि महिलाएं अगर वहाँ पर इस तरह से असुरक्षित हैं तो आप कैसे प्रदेश चलाएंगे? देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, हमारे देश के एक है प्रधानमंत्री और एक है प्रचार मंत्री, जो बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं, बड़ा बड़ा भाषण दे रहे हैं बंगाल में जा कर के। क्या उनके पास इतना समय नहीं था मणिपुर में जा कर के महिलाओं का भी दर्द सुन लेते? महिलाएं तो वहाँ पे भी हैं, महिला तो बनारस में भी थी। 16 साल की बेटी के संग में रेप हो जाता है। भाजपा के आईटी सेल के 3-3 लोग रेप करते हैं और चुनाव लड़ाने चले जाते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उसके बाद पकड़ा जाता है। ये है महिला सुरक्षा। तो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अगर आपको वाकई में दर्द है महिलाओं के संग में, संदेश खाली में जाकर के आप मिले, बहुत ज़्यादा दर्द है, दिखा रहे हैं कि साहब दर्द है, तो मणिपुर भी चले जाइए ना। कितनी दूर है? ज़्यादा दूर नहीं है ना। मणिपुर का जवाब मैं भारतीय जनता पार्टी से ले लूंगा। मणिपुर लीजिएगा। तो मुझे आप बताइए, देश, आप एक ऐसा कानून लेकर के आइए महिलाओं के प्रति जो सख्त कानून हो पूरे देश के अंदर के, यानी केवल एक बंगाल। और ज़्यादातर भाजपा में देखा गया, माननीय प्रधानमंत्री जब कोई ऐसी कोई घटना होती है तो वहाँ पे सबसे पहले कूद जाते हैं। अपने प्रदेश में क्यों नहीं कूदते हैं? बनारस में क्यों नहीं गए? उस लड़की से जाके मिले क्या? सीएम मिले क्या? नहीं मिले ना। बड़ी बड़ी बातें करना, ये सब करना केवल इनका ढकोसला और कुछ नहीं। संदेश खाली में जो हुआ उसकी जिम्मेदारी ममता जी लेती हैं? देखिए, संदेश खाली में जो हुआ वो प्री प्लान था भाजपा का, आरएसएस का गढ़ माना। भाई, आपके प्रदेश में हो रहा है और भाजपा कैसे करवा सकती है? सुन लीजिए, आप उसके ऊपर स्टडी करिएगा। मैंने भी करके बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करा है, ठीक है ना। संदेश खाली का आरोपी पकड़ा जा चुका है, जेल में डाल चुके हैं। और हमारे यहाँ जेल में डालने की प्रथा है, उठा करके जेल में डालने की, और भाजपा के यहाँ प्रथा है बाहर निकालने की। ये आपको मालूम होगा। मणिपुर में जो हुआ वो भाजपा नहीं करवाया, जो बंगाल में हुआ वो भाजपा ही नहीं करवाया। आज 200 दिन से ऊपर वहाँ पे लड़ाई दंगा सब कुछ हो रहा है, क्यों नहीं जा रहे हैं? 1 मिनट का भी समय नहीं जाने का। जिम्मेदारी से साहब भागते हैं, मतलब वो बोल रहे हैं कि भाजपा ने करवाया। अब आप बताइए,
मणिपुर में आपकी सरकार थी, वहाँ पर भी भाजपा ने करवाया, और जहाँ बंगाल में ममता दीदी की सरकार है वहाँ पर भी भाजपा ने करवाया। आप क्या क्या करवाते हैं सर? ऐसा है ना, हम सब कुछ कराते हैं। जैसा ये बोल रहे हैं भाई साहब, हमारी ये सरकार कह रही है कि हम कानून व्यवस्था आज प्रदेश के अंदर देखिए 2 बजे रात के 2 बजे महिला, और बोल रहे हैं हरियाणा में इन्होंने कराया। रात के 2 बजे महिला सुरक्षित है। रात के 2 बजे हमारी बहन बेटी जंक्शन और बस पकड़ने के लिए जा सकती है। और एक मिनट सपा गवर्नमेंट में हुआ ये करता था कि जो खाली प्लाट पड़ा है वो हमारा है, और आज भाजपा की सरकार है। जो प्लाट जिसका है वो उसका है। आज माफिया खत्म हो चुका है, भयमुक्त सरकार चल रही है देश और प्रदेश के अंदर। मणिपुर की चल रही थी, आप प्लॉट पे आ गए। नहीं, मणिपुर में प्रशासन काम अपना कर रहा है, प्रशासन काम कर रहा है अपना, ऐसा नहीं है। ठीक है साहब, ठीक है साहब। साहब क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम साबिर हुसैन। जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए इनके एक कोई पोस्टर लगा रखा है इन्होंने, इस पे लिखा है EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति, राष्ट्रीय संगठन 4 सूत्रीय मांगे हैं पूरी ना होने के कारण लोकसभा चुनाव 2024 का बहिष्कार कर रहे हैं। इनका कहना है इन्हें पेंशन नहीं मिली, मोदी की गारंटी झूठी है, EPFO की कारगुजारी, ज्येष्ठ भारत, सत्यमेव जयते, वोट नहीं, झूठी है, खराब है, तमाम तरह की चीज़ें आपने लिखी हैं। अब अपने आप से आप बता दीजिए आपकी डिमांड्स क्या हैं? जी, हम लोग 8 साल से संघर्ष कर रहे हैं बराबर। हम लोगों को पेंशन बहुत कम मिलती है। निगम में हम काम करते थे और मैं यूपी एग्रो में था, और हम लोगों को कुल मिला के सारा 77 लाख कर्मचारी हैं जिनको बहुत कम पेंशन मिल रही है, गुजारा नहीं हो सकता उसमें। 1171 रुपये पर जो कर्मचारी है उसको पेंशन मिल रही है। अब बताइए 1171 रुपये में एक महीने का कैसे खर्चा चल जाएगा? पति पत्नी है तो कैसे खर्चा चल जाएगा? तो हम लोग उसकी मांग कर रहे हैं। 8 साल हो गए लेकिन ये सरकार, भाजपा सरकार नहीं सुन रही है। हम लोग आज भी, हमारा ये धरना प्रदर्शन है यहाँ पे, जो EPFO का ऑफिस है यहाँ पे सब लोग आए हुए हैं, और बाहर से भी मुरादाबाद मंडल के भी है, बरेली मंडल के भी है। और हम लोग बराबर मांग कर रहे हैं कि 2 बार प्रधानमंत्री जी से बात, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अशोक राउत जी, वो हेमा मालिनी के द्वारा बात हो चुकी है। उन्होंने 2 बार वायदा भी किया, उसके बावजूद भी हम लोगों की तनख्वाह नहीं, हम लोगों की पेंशन नहीं बढ़ाई। अब बताइए इतने में हम लोग क्या कर सकते हैं? अब इलेक्शन आ रहा है, अब देखिए क्या होता है। अगर हमारी पेंशन बढ़ाते हैं इलेक्शन से पहले तब तो ठीक है, और नहीं बढ़ाते हैं तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। सब लोग 67 लाख कर्मचारी और करोड़ों में उनका परिवार लगा के करोड़ों में बैठता है, हम लोग बहिष्कार करेंगे। अगर हमारी पेंशन नहीं बढ़ती है तो हम लोग इस चुनाव में इसका बहिष्कार करेंगे। ठीक है जी, ठीक है साहब, आप बताइए। पेंशन का सवाल, पेंशन के लिए कमीशन बैठा है, कमीशन अपना काम कर रहा है, और कमीशन के द्वारा जो भी तय होगा वो इनकी बढ़ाई जाएगी। और मैं आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देश के अंदर हम 10 साल से हैं। 10 साल से पहले कांग्रेस ने 50 साल यहाँ राज किया। 10 साल से पहले 50 साल, ये सवाल इन्होंने 50 साल पहले सरकारों से क्यों नहीं किया? 10 साल पहले सरकार में। साहब ये कहाँ गए? उनकी उम्र कितनी होगी? 50 साल पहले वो उनकी उम्र क्या होगी? नौकरी करते होंगे या नहीं करते होंगे? कितनी उम्र है आपकी? जी, मेरी तो 62-65 साल की है। 65 साल है। 50 साल पहले ये कितने साल के होंगे? 50 साल पहले। अरे 10 साल पहले आपने ये सवाल क्यों नहीं किया? नहीं तो पेंशन मिलती थी, लेकिन हम लोग तो रिटायर हुए उसके बाद हमें पता चला ना, जब हमारी पेंशन ली। पहले तो हमको यही था कि भाई हमारी पेंशन जैसे सबको मिलती है वैसे पेंशन पहले मिलती थी, पहले भी मिलती थी, लेकिन हम लोग तो बाद में रिटायर हुए ना। खैर पेंशन पे बात है और तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा एक और मुद्दा है, अभी कुछ दिनों पहले पेपर लीक हुआ, और तब कई बार पेपर लीक हुए और कई बच्चे सड़क पर उतरे दिखाई दिए। आपने देखा कि स्टेशनों पर भीड़ लगी रही, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान आता है कि अब पेपर फिर से कराए जाएंगे। साहब पेपर लीक को कैसे कंट्रोल करेंगे आप लोग? क्योंकि जो बच्चे होते हैं कुछ की तो उम्र निकल जाती है, और उसके बाद मान के चलिए 40,000 भर्ती, तो 70 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, और जो फॉर्म भरते हैं, जो पैसा वो देते हैं, ठीक है, जो पैसा देते हैं वो पैसा कहाँ जाता है?
जो फॉर्म भरने वाला होता है और फिर कैंसिल हो जाता है, फिर फॉर्म भरें, फिर मतलब परीक्षा दें, फिर यही मतलब साइकिल चलती रहेगी। साहब इस पर कोई जवाब? देखिए, उस पर जांच चल रही है, प्रशासन ने उस पर जांच बिठाल दी है और जो भी उचित होगा, हो सकता है कि सरकार ये फैसला कर दे कि जिनका जो फीस है जो फीस है वो उसको माफ़ किया जाए। मैं समझता हूँ। कुछ यहाँ पर हमारे साथ छात्र भी हैं, उनसे ही सवाल ले लेते हैं। साहब क्या नाम हुआ आपका? करण सिंह है। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, लॉ का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो पेपर लीक को लेकर के अभी कुछ देर पहले सवाल कर रहे थे कुछ लोग, आप भी जी उसमें थे? जी जी, जी जी, बताइए क्या सवाल है? माननीय योगी आदित्यनाथ की 2017 की सरकार से अभी तक के 6 साल के कार्यकाल में लगभग 11 परीक्षाएं हुई हैं। कोई भी परीक्षा बिना पेपर लीक के नहीं हुई है। पेपर लीक होता है, उससे पहले फार्म पढ़वाए जाते हैं। 10,000 वैकेंसी में 10 लाख फार्म पढ़ते हैं। युवा ट्रेनों में धक्के खाता है, ऐसे सड़कों पे सोता है, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। सरकार का काम है पेपर के नाम पे सिर्फ अपना सरकारी कोर्स भरना। पेपर लीक इसलिए करा रहे हैं, खुद कराते हैं, खुद वैकेंसी कराते हैं, खुद पेपर लीक कराते हैं ताकि नौकरी ना देनी पड़े। साहब जी, इससे पहले सरकारों में कितने पेपर लीक हुआ करते थे? आप पूछिए आप इन लोगों से, कैसे नहीं होते थे भाई साहब कैसे नहीं होते थे? कैसे नकले हुआ करती थी, नकले हुआ करती थी। हम लोगों ने बहुत कंट्रोल किया है। केवल हमारी सरकार, हमारी 10 साल की सरकार में केवल एक ही पेपर लीक हुआ है। कैसे? पेपर लीक की बात हुई है ना? पेपर लीक की बात हुई ना? पेपर लीक हमारे 10 साल में एक हुआ है और इनके 10 साल में 50 पेपर लीक हो गए होंगे। देखिए, पेपर लीक में तो मुझे लगता है कि 11 पेपर लीक हो चुके हैं अब तक। इसमें हज़ारों करोड़ रुपए खर्च हुआ, जनता की गाड़ी कमाई का खर्चा होता है, मगर उसके बदले मिलता क्या है? युवाओं को सिर्फ परेशानी, कष्ट। और युवा जो परेशान है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि योगी जी का कोई कंट्रोल नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें इन्वॉल्व रहते हैं और पेपर लीक कराने में पूरे तरीके से सहयोग करते हैं। क्योंकि मैंने देखा कि किसी भी पेपर लीक के जो लोग पकड़े भी गए, जो कुछ छोटे प्यादे पकड़ाए भी, तो कहीं बुलडोजर नहीं दिखाई दिया। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि बुलडोजर कभी विकास की का सिंबल नहीं हो सकता है, उससे विनाश का सिंबल हो सकता है। पेपर लीक हमेशा सरकार की मर्जी से ही हुआ है, भाजपा की। और आप ये मान के चलिए कि 6 महीने का जो लॉलीपॉप दिया गया है ये सिर्फ झूठा है। अब ये जो मुद्दे हैं, पेपर लीक का मुद्दा है या बेरोजगारी का मुद्दा है या फिर महंगाई का मुद्दा है, ये विपक्ष किस तरह से उठाता है वो देखने वाली चीज़ होगी। लेकिन इसके अलावा एक ठीक पहले, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक राम मंदिर बना करके दिया गया है और भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। तो अब बात यह है कि साहब, मुद्दों पर बात होगी या फिर राम मंदिर के ज़रिए जो है उन्होंने जो एक परिवार बनाया है अपना, उन तमाम वोटरों को साध लिया है। साहब, राम मंदिर जो है एकदम फैक्टर है कि मोदी को वोट जाना तय है। देखिए, राम मंदिर तो ये है जो बनना था, जो डेट आई थी, लोग कहते थे कि राम मंदिर बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, तो डेट भी बता दी और बना भी दिया। पर ये तो एक, देखिए, इससे पहले जो चुनाव जीते उसमें राम मंदिर का कोई वो नहीं था। अब ऐसा है, भाजपा को सब पब्लिक जान चुकी है, पूरा हिंदुस्तान जान चुका है और अब की बार 400 पार ही होगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। अच्छा, एक सवाल इसमें और है कि असदुद्दीन ओवैसी संसद में खड़े होकर के कहते हैं कि उस जगह पर बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी, और जो हमारी आने वाली नस्लें होंगी हम उनको भी ये बताएंगे कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद ही थी। इसको लेकर के आप अगर कुछ साफ करें। देखिए, हम इन भारत में रहते हैं तो भारत के संविधान को भी मानते हैं, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था हम उसमें संतुष्ट हैं, इसलिए हम उनकी बात पे नहीं कोई बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का साफ फैसला था कि राम मंदिर वहाँ बनना चाहिए, उसके बावजूद जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, आप लोगों को न्योता आया तो ना आप गए ना समाजवादी पार्टी गई। देखिए, वो कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं किया जा रहा था, एक इवेंट बनाया गया था उसे, है ना। और उस इवेंट के तहत आज उससे जो है व्यापार चल रहा है। लोग दिखा रहे हैं कि 50 रुपए की वहाँ चाय बिक रही है, 60 रुपए का टोस्ट बिक रहा है। अगर वाकई में ही अगर श्रद्धा और आस्था रखते हैं ये राम में, समझे, तो ये कभी नहीं कहते कि हम राम को लाए हैं। अरे राम तो सबको लाए हैं, ये क्या राम को लाएंगे, समझे। और जो मंदिर बना वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, ना कि किसी के पर्सनल उससे। 2014 से पहले आप लोग भी मेहनत कर सकते थे, शायद बनवा सकते थे राम मंदिर। कानूनी जो तरीका है, जो संवैधानिक तरीका है, उस पे चल रहे थे। हम लोगों ने कभी भी भारत के संविधान
के खिलाफ नहीं गए हैं, क्योंकि संविधान हम लोगों ने दिया है इस देश को। सब समझ गए हैं ये पॉलिटिकल केवल एक विषाद बिछाई गई है, इसमें ना श्रद्धा है ना आस्था है इन लोगों में, समझे। और जब सरकार बदलेगी तो सारे लोग दर्शन करने जाएंगे और बड़े प्रेम भाव से। तो फिर ये बड़ा सवालिया आप बात कर रहे हैं कि जब सरकार बदलेगी तब आप भगवान के दर्शन करने जाएंगे, ये क्या बात हुई साहब? ये इवेंट में कोई नहीं जाएगा जो अपने इवेंट खत्म हो गया ना आपके हिसाब से? तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए थे, हमारी पूरी टीम गई थी वहाँ, उनसे पहले गए थे हम लोग दर्शन करने, वो तो बाद में गए थे। उन्होंने तो इवेंट बनाया था जिसपे। ठीक है, लेकिन ये जवाब आपका नहीं ठीक है कि भाई जब सरकार बदलेगी तब आप दर्शन करने जाएंगे। खैर बिल्कुल आपके पास आऊँगा जी। आप लोगों ने भी विरोध किया और लोग कहते हैं, भाजपा भी दावा करती है कि मोदी जी हिंदू सम्राट हैं और उन्होंने मंदिर बनवा दिया, आप लोग नहीं गए, आपने भी विरोध किया उसका, क्या कारण है इसके? हमने कहाँ विरोध करा? ये तो मीडिया कह रही है ना, विपक्ष विरोध कर रहा है। हमने किसी मंदिर का विरोध नहीं करा। तो आपको दर्शन करने आपको इन्विटेशन आया था कि नहीं आया था? हम लोगों ने इवेंट का विरोध करा है, मंदिर का किसी ने विरोध नहीं करा। इन्विटेशन आया था की तरफ से, पर ये भाजपा की तरफ से फैलाया गया है कि ये लोग मंदिर का विरोध कर रहे हैं, राम जी के विरोधी हैं। चलिए आप मुझे बताइए, महामहिम राष्ट्रपति जी, उन्हें बुलाया गया? नहीं बुलाया गया, तो उनका ही विरोध हो गया ना, वो भी हिंदू नहीं है। इन लोगों ने, वो लोग हिंदू नहीं है, तो यानी राष्ट्रपति जी भी जो है वो भी हिंदू नहीं है। ये तो भाजपा वाले सवाल कर रहे हैं ना उनसे कि आप क्यों नहीं आई। तो ऐसे ही ये लोग, और चार शंकराचार्य, जो शंकराचार्य वो भी उसका विरोध कर रहे थे कि भैया इस तिथि में आप मत करिए, इस इवेंट को आप मत करिए, पूरी प्राण प्रतिष्ठा आप तब करिए जब पूरा आपका मंदिर बन जाए। अधूरे मंदिर में कहाँ प्राण प्रतिष्ठा होती है, मुझे आप बताइए। अच्छा, एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि आपको इन्विटेशन आया था? देखिए इन्विटेशन तो इन्होंने भेजा था ना अपना दिखाने के लिए कि हमने सबको भेजा है, पर इनको बुलाना तो उन्हीं लोगों को था जिनको इन्हें मालूम है कि हमें ये लोग आएंगे, विपक्ष के लोग आएंगे नहीं इस इवेंट में। इस इवेंट में इवेंट का विरोध हुआ है। निमंत्रण देने वाले कौन होते हैं? खैर जनता से सवाल ले लेंगे, आप इसका जवाब दे दीजिए कि वो कह रहे हैं कि पूरी तरीके से पॉलिटिकल इवेंट था, अब आप लोग इसका फायदा उठा रहे हैं वोटों के लिए। नहीं, फायदा काय का उठाएंगे। श्री पॉलिटिकल इवेंट था या नहीं था? मर्यादा पुरुषोत्तम जो है वो हिंदू समाज के एक बड़े योद्धा के रूप में है, और भगवान राम के सभी लोग हिंदू नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं आगे वही लाइन पर सुनिए। खासकर हिंदू समाज के लिए एक बड़े योद्धा हैं और उन्होंने बहुत कुछ किया है और श्री राम की सब में आस्था है, और मैं समझता हूँ हिंदू समाज के एक बहुत बड़े वो हैं। अभी जनता से सवाल ले लेते हैं, आपके जो भी सवाल हो आप पूछ लीजिए। जी सवाल पूछिएगा, लेकिन साहब 2 लाइनों में आ जाइए, सामने आ जाइए साहब। रोजगार की बात कर रहे थे अभी आप। 6800, मुकेश कुमार मेरा नाम है, 6800 लोग धरने पे बैठे हैं, जो कोर्ट ने भी कह दिया कि आरक्षण में घपला हुआ 69,000 वैकेंसी में। क्या उन्हें अपने परिवार का हिस्सा ये लोग मानते हैं? और अगर मानते हैं तो अब तक उन्हें ज्वाइनिंग क्यों नहीं कराई? और इनके परिवार के लोग कौन हैं? इनके परिवार के जो लोग हैं, जो ट्विटर और उस पर लिख रहे हैं, कुछ लोगों को लिखने को कहा, कुछ से मना कर दी है। चिन्मयानंद इनके परिवार के, ब्रजभूषण, कुलदीप सेंगर, ये क्यों नहीं लिख रहे हैं कि मोदी का परिवार? इनसे मना करा दिया गया क्योंकि ये बलात्कारी है। सवाल आप बताइए कि ये चिन्मयानंद, ब्रजभूषण, ये सब क्यों नहीं लिख रहे हैं कि ये मोदी का परिवार है? और जिनके बारे में इन्होंने बताया, उनकी गिरफ्तारी को लेकर के इन्होंने बात करी, क्या उनका परिवार ने, वो परिवार नहीं है आपका जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी परिवार है ना मोदी जी का? ये बात आपकी सही है, वो परिवार है हमारा, और वही परिवार नहीं है, देश की 140 करोड़ की जनता एक परिवार है हमारा। और इसका आप 1 महीने के बाद देखिए, आप सब लोग 140 करोड़ में नहीं आते हो? और देखिए 1 महीने के बाद देश की जनता एक बार फिर से मोदी जी को तीसरी बार देश में लाना चाहती है, क्योंकि देश विश्व गुरु की तरफ को बढ़ रहा है। नहीं, वो तो ठीक है, ले आएगी जनता, लेकिन जो सवाल हुआ उसका जवाब दे दीजिए साहब। सवाल का जवाब दे तो रहा हूँ, और क्या दे रहा हूँ, ये तो दे रहा हूँ मैं। वो कह रहे हैं कि जो धरने पे बैठे हैं वो परिवार का हिस्सा है, नहीं है? अगर परिवार का हिस्सा हैं तो धरने पर क्यों बैठे हैं वो? नहीं भाई, देश एक सेकुलर देश है, हर किसी को अपनी बात कहने का हक है, लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ पर सबको अपनी बात कहने का हक है। भाई वो हमारा परिवार है, हो सकता है कि वो कुछ टाइम के लिए हमसे रूठ गए, लेकिन वो हमारा परिवार है, हम उन्हें ले आएंगे दोबारा से। और किसी का सवाल है? जी आप सामने आ जाइए, सामने आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल है। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ जी। क्या सवाल है? सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताएं कि रोजगार कहाँ दे रहा है, रोजगार की क्या गारंटी है? जो ये कहते हैं कि मोदी जी गारंटी है, रोजगार की क्या गारंटी है? पेपर होने से पहले पेपर रोजगार तो वो भी है ना, भाजपा कहती है कि भाई अगर आप कोई भी
ठेला लगा लो या कुछ काम कर लो, रोजगार तो वो भी तो नहीं लगाने दे रहे हैं। जो ठेले जो है वो बुलडोजर से कुचला दिए जाते हैं, लोग आते हैं उठा के ले जाते हैं। तो हम तो रेहड़ी पटरी वाले को बिना गारंटी के 10,000 रुपये का लोन दे रहे हैं। 10,000 रुपये कारोबार करने के लिए बिना गारंटी के। मोदी की गारंटी उसमें केवल एक है, मोदी की गारंटी, उसमें किसी की गारंटी नहीं चाहिए। 10,000 रुपये एक ठेले वाले के लिए बहुत होते हैं कारोबार स्टार्ट करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मुझे निवेदन है उन सबसे कि अपने अपने बच्चों को एक पकौड़े का ठेला लगवा दे, उसकी फोटो सोशल मीडिया पे डाल दे, ताकि मैसेज चला जाए कि पकौड़े तलना सबसे बड़ा रोजगार है और जय शाह से शुरुआत होनी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? इफ्तिखार अहमद। कोई सवाल आपका किसी से? इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ मैं विपक्ष को। सवाल है क्या, लेकिन किसका जवाब देंगे आप? जो रोजगार के लिए बताना चाहते हैं कि विश्वकर्मा योजना के माध्यम से हजारों लाखों लोगों को रोजगार नहीं सभी को मिल रही है हमारे यहाँ। जी विश्वकर्मा योजना के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। मोदी जी की सरकार सबसे बेस्ट है, योगी जी की सरकार बेस्ट है। हमारे देश में जब भगवान श्री राम जी आए तो लोगों ने उन पर भी लगाए, तो विपक्ष का तो काम ही है उन पर लगाने का काम। मैं एक मुसलमान हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मोदी इज़ द बेस्ट, योगी इज़ द बेस्ट। कोई नहीं है, सिर्फ राजनीतिक मामले हैं, सब राजनीतिक मामले हैं। इनसे ये पूछे नहीं, कोई यूनिवर्सिटी खुलवाई नहीं, कोई भाजपा के लोगों से कोई यूनिवर्सिटी बनवाई, कोई इन्हें स्कूल्स नहीं बनवाए, इन्हें हॉस्पिटल बनवाए, रोजगार के मुद्दा बस ये पूछिए। बरेली मेडिकल हब के बारे में जाना जाता है। नहीं अगर हमने नहीं खुलवाया होता तो 8 बार सांसद नहीं बनते। हम कोई बना के थोड़ी बने। और सुनिए आप इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ईवीएम को गाली देना बंद करो। 7 बार के सांसद अगर इतना काम किया था, इतना विकास किया था, तो 8वीं बार में क्यों हारे थे? ऐसे व्यक्ति से हारे थे जो कभी सांसद नहीं रहे थे। 7 बार का सांसद काम किया हुआ किसी ऐसे व्यक्ति से हार जाता है जो पहले सांसद नहीं रहा है ना, क्योंकि इन्होंने हमेशा धर्म जातिवाद उस पर राजनीति की और उसी से 7 बार सांसद बन गए। 8वीं बार लोगों की जनता को समझ में आया, समझे, तो उन्होंने जो है इनको सांसद से जो है हटाया और फिर ये बन गए हैं। लेकिन अब फिर बरेली की जनता ने ठान रखा है कि इंडिया गठबंधन के सांसद को ही जिताना है, उन्हें मालूम है। जी आप देखिए, माननीय मोदी जी बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं को लेकर के आते हैं। अभी भाजपा के लोग बता रहे थे कि साहब हमने इतना बड़ा काम करा, 10 साल में क्या काम करा है। एक IIT बता दे कि रोड में बताए ना कि कितने IIT आपने बनाए, कितने एम्स बनाए हैं, कितने IIT बनाए हैं, कितने एम्स बनाए हैं। पर जाते हैं तो कहते हैं साहब ये तो मीडिया को भी मालूम है, इन्होंने घोषणा करी कि हमने दरभंगा में बना दिया है। जब मीडिया वहाँ पे जाके देखती है एम्स, तो एम्स नहीं मिलता, खाली ज़मीन मिलती है। ये है इनका झूठा प्रचार और झूठा विश्वास जो जनता में आज बना हुआ है। और फिर भी कह रहे हैं हम 400 पार। भाई जनता ही आईना दिखाएगी इस बार। निश्चित रूप पे आप देखिएगा भाजपा बहुत बुरी तरीके से हारने वाली, इसीलिए अन्य दलों को CBI ED का डर दिखा करके अपने में शामिल कर रही है। क्यों कर रही है? अगर आप 400 पार पे जा रहे हो, क्यों CBI ED का डर दिखा करके अपने में शामिल कर रहे हो? शामिल करना बंद करिए, विकास और रोजगार के ऊपर बात करिए। सब ED और CBI का डर हमेशा भाजपा दिखाती है, ऐसा TMC का आरोप लग रहा है। लेकिन अगर दिखाती है तो कांग्रेस के नेता हमेशा इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वो इधर को छोड़ के उधर चले जाते हैं। टिके तो रहें एक जगह, अपनी विचारधारा पर तो टिके रहें। आपके जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी, वो हमेशा कहते हैं कि हम अपनी विचारधारा पे अडिग हैं, लेकिन आपके ही नेता छोड़ के चले जाते हैं। तो गुलाम नबी आज़ाद जो कब से आपकी पार्टी में रहे, वो छोड़ के चले जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़कर चले जाते हैं। अभी भी 2-4 नेता लाइनअप होंगे। ये मतलब कांग्रेस ऐसा क्या साध नहीं पाती अपनी पार्टी के अंदर कि एक के बाद एक जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं लोग। मानवर बात ये है कि जिनको मलाई खाने से जी भर गया, मलाई नहीं नज़र आ रही, वो लोग पार्टी छोड़ के गए। ये पूरा देश जानता है गुलाम नबी आज़ाद साहब को क्या नहीं दिया कांग्रेस ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को क्या नहीं दिया, ये जो शाहजहाँपुर के जिनेन्द्र प्रसाद इन्हें क्या नहीं दिया। जिनेन्द्र प्रसाद, मित्रों एक मिनट, जिनेन्द्र प्रसाद साहब देश में मंत्री थे, आज उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं PWD के, और देश के मिनिस्टर हुआ करते थे। ये दिया। तो जिन लोगों को इस तरह की चीज़ें आई हैं
कि मलाई उनसे दूर भागी है, उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि कांग्रेस के थोड़ा अच्छे दिन नहीं थे, दिक्कतें थी, लेकिन पूरा संगठन जो इंडिया गठबंधन है उसके साथ है और सारे लोग मिलकर, रही दीदी की बात, दीदी भी सीटें देंगी, अभी रुक जाइए, कह चुके हैं हमारे तो सारी सीटें उन्होंने 42 पे 42 अपने कैंडिडेट उतार दिए। कर देते, वो राजनीतिक घटनाक्रम है, अभी आने दीजिए, अधिसूचना होने दीजिए, तमाम चीजें हैं, सीटें भी होंगी, सारी चीजें होंगी। इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ इस देश में चुनाव लड़ेगा। बंगाल में कितनी सीटें चाहते हैं? अरे बंगाल से ज़्यादा तो देंगी नहीं। में 2 4 6 वो हाईकमान का मसला है, और 2 4 6 सीटें क्यों नहीं देंगे? और भी संगठन है, और भी लोग हैं गठबंधन के साथी, उनकी ओर भी विचार किया जा सकता है, जो भी सीटें देंगे उसे स्वीकार करा जाएगा। ये उधर से एक सवाल आया था, किसी ने कहा था, आपने बोला था ना कि लात पड़ रही है वहाँ पर दिल्ली में नमाज पढ़ते वक्त, इस पर कोई जवाब आप अगर दें कि पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होती है नहीं होती, या पुलिस खुद लात मारने चली जाती है? मान लीजिए वो सड़क के बीच में बैठ गए थे, या तो फिर उनको बैठने से पहले रोक दिया जाता, ठीक है, और या तो फिर अगर वो सजदा कर लेते उसके बाद उन्हें उठा दिया जाता, लेकिन उसके बीच में उन्हें रोकने का क्या मतलब था? उसके बाद तमाम तरह के सवाल ऐसे उठने लगे कि कोई कांवड़ पे जा रहा हो अगर उसको मार दिया जाए, हालांकि ये सारी चीज़ें गलत हैं, जो उस समय हुआ वो भी गलत है, अगर कांवड़ पे जा रहा हो उसको कोई परेशान करे तो वो भी गलत है, लेकिन ऐसा करने की क्या जल्दी आन पड़ी थी? सजदा हो जाता या तो बैठने से पहले रोक दिया जाता। देखिए ऐसा ना, ये तो दिल्ली में जिस टाइम पे ये घटना हुई है उस टाइम पे अगर हम होते तो उस चीज़ को देखते। अब देखते क्या, अभी भी देख सकते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए। अब अगर उसने लात मारी थी तो उसको सस्पेंड भी कर दिया गया, उस पर कार्रवाई भी 6 महीने के लिए, उसके बाद कार्रवाई भी होगी, उसके बाद जांच होगी उस पर कि ये इसमें क्यों मारी उनने लात, क्या पता क्या वजह थी और क्या हुआ है। ये तो जब जांच बैठेगी तो पता चलेगा ना, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो लात मारते हुए दिखाया, उसके बाद का जो जांच होगी तो उसमें पता चलेगा कि भाई क्यों मारी लात, किसने कहा लात मारने के लिए, क्या भड़काने के लिए, दंगा भड़काने के लिए वहाँ पे किसी ने ऐसा करने की कोशिश करी। क्या लगता है पुलिस किसकी है, तो फिर कौन इसकी जिम्मेदारी लेता है? ऐसा है, सुनिए, पुलिस, देखिए ऐसा ना, पुलिस में कोई ऐसा तो है ही नहीं कि भाजपा सबको, पुलिस वालों को जैसे सबको भाजपा ही कर रही कि भाई ऐसा करो, ये तो सब विपक्ष, क्या पता उसमें किसी की कोई चाल हो, ये चाल जब जांच बैठेगी तो पता चलेगा उसमें कि लात क्यों मारी। सपा से पूछ लेते हैं कि जब सरकार में आप लोग आएंगे, अगर मान लीजिए, तो कोई विज़न आप गिना दीजिए, कोई अपने आप 5 काम या 10 काम गिना दीजिए जो आप करेंगे आकर के। देखिए, पहले तो बरेली में जो 300 बेड का हॉस्पिटल है, जिसका उद्घाटन 2017 में हो चुका है, जो कोविड काल में करीब 5-7 हज़ार लोगों की, 10,000 लोगों की जान बचाने का काम उसी कोविड हॉस्पिटल में हुआ, 300 बेड हॉस्पिटल में। मेरा कहने का मतलब ये है कि 300 बेड हॉस्पिटल जो तैयार था उसमें आज तक डॉक्टर अपॉइंट नहीं हुए। समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो उसमें डॉक्टर अपॉइंट होंगे, उसमें अच्छी चिकित्सा व्यवस्था मिलेगी। इसी बरेली में हम यूनिवर्सिटी बनाने का काम करेंगे, हम मेडिकल कॉलेज बनाने का काम करेंगे, और जो विकास का पहिया, जो आप ये चंद रोडों को देख रहे हैं चमकती हुई, जैसे ही आप इसके अंदर गली में जाएंगे तो भाजपा का विकास नहीं, आपको विनाश दिखाई देगा। पूरी गलियां टूटी हुई हैं, नालियां बह रही हैं और स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। समाजवादी पार्टी सरकार आएगी तो शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में काम होगा, बेरोजगारी दूर करने का काम किया जाएगा, साथ ही साथ नौजवानों और युवाओं की अच्छी शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था भी उपलब्ध होगी। किसानों जी। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा आपको जो है स्कूल खोलना है, कौन सा कॉलेज खोलना है, ठीक है, सिर्फ रोड स्ट्रक्चर में आपने काम शुरू करा था, लेकिन जो काम भाजपा ने करके दिखाया, सारे रोडों को सही तरीके से बनवाया, ठीक है, एयरपोर्ट आपको दिया है, समझे, कोई अखिलेश जी ने नहीं बनवाया है, ठीक है, समझे, अखिलेश जी का काम ये था, उन्होंने सिर्फ लोकार्पण किया और उसके बाद जो है आपकी सरकार ही नहीं रही जो आप आगे काम करते, ठीक है, सरकार क्यों नहीं रही, आपको पब्लिक नहीं पसंद करती थी, ठीक है, पब्लिक पसंद करती होती तो आपकी सरकार होती, आगे के काम आप करते। आज आप फिर वही जो है वो उधम मचा रहे हैं कि ये है, अरे आप काम करते तो आपको कौन हटाता, ठीक है, हम कर रहे हैं काम, हम काम कर रहे हैं, जब 9 बार के जो है सांसद है हमारे पास। सबके अपने अपने अलग अलग दावे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो पप्पू और गुड्डू बता रहे हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव को, और जो यहाँ का युवा है वो रोज़गार पे सवाल पूछ रहा है। इसके अलावा टीएमसी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हम अभी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और हो सकता है कि बंगाल में कांग्रेस के साथ कुछ सीटें साझा हो जाएं। सवाल कई हैं, और जो बरेली की जनता है वो भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के डिमांड कर रही कि सड़कें बन जाएं, अस्पताल बेहतर हो जाएं, और यहाँ पर जो लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं उनको रोज़गार मिल जाए। इसके अलावा जो दिल्ली में
एक मुसलमान को सजदा करते वक्त जो पुलिस वालों ने उनके साथ बदसलूकी की, उसको लेकर के भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो सबके अपने अलग अलग दावे हैं। हालांकि अब किस तरह से ये सारी पार्टी के लोग मेहनत करके अपने नेता को जिताते हैं, लेकिन जीतना एक अलग चीज़ है, जनता के लिए कितना काम होता है वो दरअसल महत्वपूर्ण है। फिलहाल बरेली से रविशंकर के साथ गोविंद मंडल।